नमस्कार। आज हम बात करें 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर था वो जब समाज में ना बड़े बदलावों की एक लहर सी उठी थी। बिल्कुल। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज तो था ही, हम्म, पर साथ ही साथ भारतीय समाज के अंदर से भी मतलब पुरानी जो रूढ़ियां थीं, कुरीतियां थीं, उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। हाँ, एक तरह की बेचैनी थी समाज में। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसी दौर के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक खाका सा खींचते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन दस्तावेजों की मदद से ये समझें कि भाई इन सुधारों की जरूरत क्यों महसूस हुई, हम्म किन विचारों ने इन्हें हवा दी, और खास तौर पर महिलाओं की जिंदगी और वो जो सदियों पुरानी जाति व्यवस्था थी उस पर इनका क्या असर पड़ा। मतलब सिर्फ घटनाओं को गिनना नहीं है, उनके पीछे का मतलब समझना है। सही बात है, गहराई में जाना जरूरी है। तो आइए इस दिलचस्प दौर के विचारों और संघर्षों के तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि आखिर ये बदलाव की चिंगारी भड़की कैसे, माहौल क्या था उस वक्त। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो क्या था कि यूरोप में ना नए विचार जोर पकड़ रहे थे। हम्म। तर्क की बात, विज्ञान की बात, हम्म। इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की सोच। हाँ, वो इनलाइटमेंट वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। और इन विचारों का असर भारत के उन लोगों पर पड़ रहा था जो पश्चिमी शिक्षा ले रहे थे। हम्म। ये एक तरह की, कह लीजिए, बौद्धिक हलचल थी। और ब्रिटिश शासन का भी तो असर रहा होगा, सीधा असर। हाँ, और ये असर पहले के हमलावरों से बिल्कुल अलग था। देखिए, अंग्रेज सिर्फ शासक नहीं थे, वो अपने साथ एक पूरी पश्चिमी संस्कृति लाए। हाँ। सोचने का नया तरीका, नए कानून, नई तकनीक, अच्छा। सब कुछ। इसने भारत की जो सदियों पुरानी तस्वीर थी ना, उसको हिलाकर रख दिया। और इसी इसी टकराव से कुछ सवाल भी पैदा हुए। सवाल? कैसे सवाल? मतलब उस वक्त के भारतीय समाज में ऐसी कौन सी बातें थीं जिन पर सवाल उठने लगे? सवाल उठने की वजह तो कई थी। एक तो ये कि समाज में अंधविश्वास बहुत बहुत गहरे तक फैला हुआ था। हम्म। धर्म के नाम पर कर्म कांडों का बोलबाला था, और पुरोहित वर्ग का दबदबा था, जिन्होंने ज्ञान को जैसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था कि बस हम ही जानते हैं। और सामाजिक कुरीतियां तो बेशुमार थीं। जैसे कि कुछ उदाहरण? सबसे भयानक तो शायद महिलाओं की स्थिति थी। आप सोचिए, लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता था, शादी एक बोझ समझी जाती थी, और विधवा हो जाना तो जैसे एक जीता जागता अभिशाप था। उफ। बेटियों को पैदा होते ही मार देना, बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में शादी कर देना, एक आदमी का कई कई शादियां करना, ये सब आम बातें थीं। बंगाल में तो कुलीनवाद जैसी एक प्रथा थी, अजीब सी। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें ऊंचे कुल के बूढ़े मर्द भी पैसों के लिए या अपनी शान के लिए छोटी छोटी लड़कियों से शादी कर लेते थे। बहुत ही खराब हालत थी। और सती प्रथा, उसका जिक्र आते ही तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, सती प्रथा तो सबसे क्रूर थी। विधवाओं को पति की चिता पर जिंदा जलने को मजबूर करना। राजा राममोहन राय ने इसे बिल्कुल सही कहा था, शास्त्रों की आड़ में कत्ल। बिल्कुल। और जो विधवाएं किसी तरह बच जाती थीं, उनकी जिंदगी भी नर्क से कम नहीं थी। अपमान, तिरस्कार, बहुत बुरा हाल था। और इसके अलावा वो जो जाति प्रथा का जहर था, हाँ, वो तो पूरे समाज में फैला ही हुआ था। ऊंच नीच का ऐसा भेद कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20%, उन्हें अछूत माना जाता था। उनको बुनियादी इंसानी हक भी नहीं मिलते थे। तो क्या इन्हीं सब वजहों से लोगों को लगा कि समाज में कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ बदलना चाहिए? बिल्कुल। कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को ये बात चुभने लगी कि शायद हमारी अपनी सामाजिक कमजोरियों की वजह से ही मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। अच्छा, ये कनेक्शन देखा उन्होंने। हाँ, उन्हें लगा कि हम दुनिया की दौड़ में पिछड़ गए हैं। इसी उथल पुथल में कुछ नौजवानों ने, खासकर बंगाल में, पुरानी मान्यताओं को एकदम नकार दिया, यहाँ तक कि खान पान के पश्चिमी तरीके अपना लिए। ये एक तरह का विद्रोह था जो दिखा रहा था कि समाज में बदलाव की छटपटाहट शुरू हो गई है। तो इन सुधार आंदोलनों की सोच का आधार क्या था? मतलब किन आइडियाज पर ये टिके थे? देखिए, मुख्य तौर पे 3 बातें थी। एक तो तर्क यानी रीजन, दूसरा मानवतावाद ह्यूमनिज्म, और तीसरा ये सोच कि सभी धर्मों का सार एक ही है, जिसे रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों का मानना था कि हमारे वेद और उपनिषद भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं, और ये जाति वगैरह जैसी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक बात को तर्क की कसौटी पर कसना जरूरी है। सही बात। अक्षय कुमार दत्त जैसे विचारक तो और भी आगे गए। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सोच का आधार सिर्फ और सिर्फ तर्क होना चाहिए, कुछ और नहीं।
सर सैयद अहमद खान ने भी इस्लाम की जो तालीम थी उसको आज के ज़माने की सोच और साइंस की रोशनी में समझने पर जोर दिया। ये दिलचस्प है कि ये आवाजें आम लोगों में से उठ रही थीं। मतलब खासकर वो नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। ये कोई राजे रजवाड़े या बड़े व्यापारी नहीं थे जिन्होंने शुरू किया। पारंपरिक शिक्षा पाई थी संस्कृत वगैरह की, और वो भी जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा पाई थी। इनके हित कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और इन्हें लगा कि समाज को अंदर से बदलने की जरूरत है। और इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? क्या सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों पर ही सवाल उठाए या सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान था? नहीं, धर्म तो एक पहलू था। असली लड़ाई तो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थी। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के आंदोलन दिखते हैं। अच्छा। एक थे सुधारवादी, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन। ये लोग पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपराओं में एक तरह का तालमेल बिठाकर समाज को सुधारना चाहते थे। ठीक है। दूसरे थे पुनर्जागरणवादी, जैसे आर्य समाज, देवबंद आंदोलन। ये मानते थे कि हमें अपने प्राचीन गौरव को फिर से पाना है और जो बाद में गड़बड़ियां आ गई हैं उन्हें दूर करना है। लेकिन निशाना दोनों का समाज में फैली कुरीतियां ही थीं। और जैसा हमने पहले बात की थी, महिलाओं की स्थिति सुधारना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए? क्या हुआ असल में? हाँ, ये तो सुधारकों के एजेंडे में बिल्कुल ऊपर था। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाना, उन्हें शिक्षा का हक देना और उन्हें सामाजिक अत्याचारों से बचाना, ये मुख्य लक्ष्य थे। आप सोचिए, उस वक्त महिलाओं की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर थीं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब ने उनकी जिंदगी को जैसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था। संपत्ति पर हिंदू महिलाओं का तो कोई हक ही नहीं था। मुस्लिम महिलाओं को फिर भी कुछ हिस्सा मिलता था। तलाक जैसे मामलों में तो भारी भेदभाव था। तो सुधारकों ने किया क्या? सिर्फ बातें की या कुछ असर हुआ? नहीं, उन्होंने जोरदार आवाज उठाई और सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव भी डाला। अच्छा, कानून जैसे? हाँ, देखिए, सती प्रथा, राजा राममोहन राय इसके खिलाफ बिल्कुल डटकर खड़े हुए। उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है कि 1829 में एक कानून आया, बंगाल रेगुलेशन 17। हाँ। इसने सती होने को गैर कानूनी बना दिया, हत्या के बराबर अपराध। ये पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर मद्रास और बंबई में भी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी। कन्या शिशु हत्या, लड़कियों को पैदा होते ही मार देने की जो भयानक प्रथा थी, खासकर बंगालियों और राजपूतों में, उसके खिलाफ भी कानून बने। 1795 और 1804 में इसे बाकायदा हत्या माना गया। फिर 1870 में और सख्त नियम आए। अच्छा। विधवा पुनर्विवाह, इस मामले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने पुराने ग्रंथों, शास्त्रों का हवाला देकर यह साबित किया कि विधवा विवाह की इजाजत है। हाँ, उन्होंने काफी रिसर्च की थी इस पर। बहुत। उनकी मेहनत रंग लाई और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। इससे विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री पंडित, गुजरात में करसोनदास मूलजी, दक्षिण में वीरेशलिंगम पंतुलु, इन जैसे लोगों ने भी इस पर बहुत काम किया। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने तो खुद एक मिसाल कायम की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद एक विधवा से शादी की 1893 में और पूना में विधवा आश्रम भी खोला। सोचिए, पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह जब 1856 में कलकत्ता में हुआ होगा तो समाज में कैसी हलचल मची होगी। हाँ, कल्पना कर सकती हूँ। और बाल विवाह, उसका क्या हुआ? बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी रोकने के लिए भी कोशिशें हुई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसने 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी पर रोक लगाई। फिर एक पारसी सुधारक थे, B.M. मालाबारी। हाँ, मालाबारी। उनकी कोशिशों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह को रोका गया। और सबसे बड़ा कदम शायद 1930 का शारदा एक्ट था। शारदा एक्ट, हाँ। उसने लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की। आजादी के बाद तो ये उम्र और बढ़ाई गई, 21 और 18 हुई। यानी कानून के जरिए बड़े बदलाव लाने की कोशिश तो हुई, लेकिन क्या सिर्फ कानून काफी थे? शिक्षा का क्या रोल रहा है इसमें, लड़कियों की शिक्षा का? शिक्षा का रोल तो बहुत ही अहम था। देखिए, शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी कलकत्ता में। फिर J.E.D. बेथ्यून ने 1849 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए बेथ्यून स्कूल खोला। वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। बेथ्यून स्कूल, हाँ, बहुत मशहूर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो बंगाल में करीब 35 बालिका स्कूलों से जुड़े थे। 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, जो शिक्षा पर एक सरकारी दस्तावेज था, उसमें भी लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया। प्रोफेसर कर्वे का तो जिक्र हमने किया ही। उन्होंने 1916 में बंबई में पूरा का पूरा भारतीय महिला विश्वविद्यालय ही स्थापित कर दिया। वाह,
एक पूरी यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए। जी, उसी साल दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला। धीरे धीरे महिलाओं के लिए नर्सिंग और डॉक्टरी जैसे पेशे भी खुलने लगे। डफरिन अस्पताल वगैरह से स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ। तो शिक्षा ने एक तरह से महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने में मदद की। बिल्कुल, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास आया। वो फिर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, वो स्वदेशी आंदोलन और होम रूल आंदोलन जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। अच्छा, राजनीति में भी? हाँ, हाँ। 1918 के बाद तो वो खुलकर सड़कों पर उतरी, प्रदर्शनों में शामिल हुई। लाठीचार्ज और गोलियों का भी सामना किया उन्होंने। ट्रेड यूनियनों और किसान आंदोलनों में भी अपनी जगह बनाई, वोट दिया, चुनाव लड़ा और जीता भी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात थी। बाद में वो राज्यपाल भी बनी। और क्या महिलाओं ने खुद अपने संगठन भी बनाए, मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए? हाँ, 1910 के बाद ये खासतौर पर दिखने लगा। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल बनाया। उसका मकसद था पूरे भारत में महिलाओं को शिक्षित करना, पर्दा हटाना और उनकी सामाजिक आर्थिक हालत सुधारना। अच्छा। उन्होंने महिला डॉक्टरों की जरूरत पर बहुत जोर दिया। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया बनी, जिसमें मेहरीबाई टाटा जैसी महिलाओं का बड़ा योगदान था। और 1927 में बनी अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस यानी AIWC। ये शायद पहला बड़ा धर्मनिरपेक्ष महिला संगठन था जिसने सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए आवाज उठाई। इसमें कौन लोग जुड़े थे? इसमें मार्गरेट कजिन्स, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी कई जानी-मानी हस्तियां जुड़ी थीं। इस संगठन ने शारदा एक्ट से लेकर दहेज विरोधी कानून तक कई कानूनों को बनवाने में अहम भूमिका निभाई, आजादी से पहले भी और बाद में भी। तो ये तो हुई महिलाओं की बात, जो बहुत जरूरी थी। अब आते हैं समाज की एक और गहरी जड़ वाली बुराई पर, जाति व्यवस्था और छुआछूत। इस मोर्चे पे क्या हो रहा था? जाति व्यवस्था तो क्या कहें, हजारों सालों से समाज में इतनी गहराई तक समाई हुई थी कि इंसान का रुतबा, उसका काम, उसकी शादी ब्याह, यहाँ तक कि वो किसके हाथ का पानी पी सकता है, सब कुछ उसकी जाति से तय होता था। हाँ, वो जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, वो जो प्राचीन चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो असल में हजारों जातियों और उपजातियों में बढ़ चुकी थी। बहुत जटिल हो गया था सब। और इसका सबसे घिनौना रूप था छुआछूत, है ना? बिल्कुल। अस्पृश्यता या छुआछूत एक बड़े तबके को, जिन्हें निम्न जाति या बाद में दलित कहा गया, उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें गांवों के बाहर रहना पड़ता था, मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे। उनके साथ हर तरह का भेदभाव और जुल्म होता था। ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा दाग था और है। तो क्या सुधार आंदोलनों ने इस भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई? इसे कम करने में किन चीजों ने मदद की? हाँ, कोशिशें कई स्तरों पर हुई। देखिए, ब्रिटिश शासन का असर। अब अंग्रेजों ने जो कानून लागू किए, उसमें सिद्धांत रूप में तो सब बराबर थे। अमल में भेदभाव होता था, वो अलग बात है। हाँ, वो तो था। पर फिर भी सरकारी नौकरियों और सेना में भर्ती सबके लिए खुली, कुछ हद तक। रेलवे जैसी नई चीजों ने लोगों को साथ सफर करने पर मजबूर किया, चाहे वो चाहें या ना चाहें। शहरों के बनने और गांवों की पुरानी आत्मनिर्भरता टूटने से भी जाति के बंधन कुछ ढीले पड़े। सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा फैलाने का काम किया, उनके मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल के हक की वकालत की। उन्होंने जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानने को गलत बताया। आर्य समाज ने तो शूद्रों को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत क्रांतिकारी कदम था ये। जो चीज पहले सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित थी, राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी की लड़ाई ने भी इसमें भूमिका निभाई। नेताओं ने बराबरी और नागरिक अधिकारों की बात की। जब बड़े बड़े जन आंदोलन हुए तो उनमें दलितों ने भी हिस्सा लिया। इससे उनकी अनदेखी करना मुश्किल हो गया। 1937 के बाद जब कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होंने दलितों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे मुफ्त शिक्षा। कुछ रियासतों ने भी पहल की। त्रावणकोर, इंदौर, देवास, इनके राजाओं ने अपने यहाँ मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए। अच्छा। और गांधी जी का क्या रोल रहा है इसमें? गांधी जी का योगदान। गांधी जी ने छुआछूत को हिंदू धर्म और इंसानियत पर कलंक माना। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी शास्त्र अगर छुआछूत जैसी अमानवीय बात सिखाता है तो वो मानने लायक नहीं है। उन्होंने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहा और 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया। वो खुद हरिजन बस्तियों में जाकर रहे भी।
हाँ, ये उनके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, दलित चेतना और आंदोलन। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब दलितों के अंदर से ही नेतृत्व उभरा। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, जो खुद माली जाति से थे, उन्होंने ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती दी। उन्होंने दलितों, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। फूले का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और फिर आए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने बचपन से जाति का दंश झेला था। उन्होंने दलितों को एकजुट किया, उन्हें पढ़ लिख कर अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। उसका नारा ही था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महाड़ सत्याग्रह 1927 इसी संघर्ष की एक बहुत अहम कड़ी थी। हाँ, महाड़ सत्याग्रह, उसके बारे में बताइए थोड़ा। महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब था, चौबदार तालाब। उसका पानी जानवर पी सकते थे, मुसलमान, ईसाई पी सकते थे, पर दलितों को मना था। अंबेडकर हजारों दलितों के साथ वहां गए और उस तालाब का पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं थी, ये बराबरी के हक का ऐलान था। बिल्कुल एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी ये। हाँ, और इसी दौरान वहां मनुस्मृति, जो जातिगत भेदभाव का प्रतीक माने जाती थी, उसे जलाया भी गया। इस सत्याग्रह का इतना असर हुआ कि आखिरकार कोर्ट को भी कहना पड़ा कि तालाब पर सबका हक है। दक्षिण भारत में आंदोलन, दक्षिण में भी जोरदार आंदोलन चले। कोल्हापुर के महाराज ने गैर ब्राह्मण आंदोलन को बढ़ाया। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसने ब्राह्मणवाद और जाति प्रथा पर तीखा हमला किया। केरल में श्री नारायण गुरु, जो खुद एक पिछड़ी जाति से थे, उन्होंने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उनके शिष्य सहोदरन अय्यप्पन ने इसे और आगे बढ़ाया और कहा, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई ईश्वर। तो मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से ये लड़ाई चल रही थी। इतने सारे प्रयास हुए, कानून बने, आंदोलन चले, लेकिन क्या ब्रिटिश राज में छुआछूत खत्म हो पाई? देखिए, पूरी तरह तो नहीं। सच तो यह है कि अंग्रेज सरकार अक्सर इन मामलों में सीधे दखल देने से बचती थी। क्यों? क्योंकि वो समाज के जो ताकतवर रूढ़िवादी तबके थे ना, उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। उनका मुख्य मकसद तो अपना राज चलाना था, समाज सुधारना उनका प्राइमरी एजेंडा नहीं था। असली और मजबूत कानूनी कदम तो आज़ादी के बाद ही उठाए गए। हाँ, हमारे संविधान ने तो फिर छुआछूत को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया। बिल्कुल। आज़ाद भारत के संविधान ने आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म कर दिया। उसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। सबको बराबरी का हक दिया गया। मंदिरों, दुकानों, होटलों, तालाबों, सड़कों, हर सार्वजनिक जगह पर जाने की आज़ादी दी गई। सरकार की ये जिम्मेदारी तय की गई कि वो सभी नागरिकों की तरक्की के लिए काम करे, बिना किसी भेदभाव के। तो कुल मिलाकर ये जो 19वीं सदी का भारत था, ये एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था। बिल्कुल। नए विचार आ रहे थे, पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और लोग, खासकर महिलाएं और दलित, अपने हकों के लिए लड़ना सीख रहे थे। हमने देखा कि कैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, पंडिता रमाबाई, डॉक्टर अंबेडकर, अनगिनत लोगों ने इस बदलाव की मशाल जलाई। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत में शायद महादेव गोविंद रानाडे के हवाले से कहा गया है कि अस्पृश्यता हिंदुत्व पर एक काला धब्बा है। इन सुधार आंदोलनों ने यकीनन बाहरी दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया, कानून बदले, संस्थाएं बनी। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, वो ये कि क्या सोच बदली? क्या वो जो सामाजिक बराबरी का सपना इन सुधारकों ने देखा था, वो पूरी तरह सचो पाया है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज को बदलने की ये यात्रा शायद अभी भी जारी है। बहुत काम बाकी है।